Hello everyone, welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. Myself Reshma, I am Physics faculty here. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NDA 2025 सेकेंड में फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन कौन से यूनिट से ये टॉपिक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और वो बच्चे जो आगे के एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 2025 सेकेंड के फिजिक्स पार्ट को। ओके, तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग के PYQs में भी आपको 2-3 बार मिलेगा, मतलब ऐसा कोई न्यू टॉपिक नहीं है ये। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता लेंसेज नेचर, लेंसेज फोकल लेंथ, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 0.5 मीटर, देन द पावर निकालना है। एज यू ऑल नो कि पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल है। तो अब अगर हम यहाँ पर हमें फोकल लेंथ गिवन है दिस इज 0.5 और मैंने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज 0.5, ये हमारा आ गया 2, दिस इज 2 डायोप्टर, राइट। अब 2 डायोप्टर तो हमारे पास 2 ऑप्शंस में है ना, सी में भी और डी में भी। यहां मैं बात कर रही थी कि समटाइम हम लोग क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को दूर चले जाते हैं, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं वैल्यूज को समझ लेते हैं, फॉर्मूला लगाया और यूज कर लिया। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये कनकेव है तो इसकी जो पावर या फोकल लेंथ होगी दैट मस्ट बी इन अ नेगेटिव साइन। तो अगर ये नहीं पता तो वापस से ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, माइनस का 2 डायोप्टर। होप इट इज डन। ये क्वेश्चंस आपको जब भी करना है तो ये लाइक यहाँ पर ना टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं आते, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आई फॉल्ट पे जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी थोड़ी सी डिटेल कर लें, वहां पर ये टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। जब भी आपका यहां पर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बोले तो कौन सा रूल माइंड में आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात तो हमारे पास ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म टॉपिक में या इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में जितने भी रूल्स हैं वहां पर सिर्फ रूल्स को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर आपने रूल को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी है। अब आप देखिए कौन सा रूल था, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, होप मेरा हाथ दिख रहा होगा आप लोग को, दिस इज जो हमारा थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ा हुआ लॉ है आपका, सब में क्या सा रिलेशन है, परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो ये कौन सा रूल हुआ, ये हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर आप फर्दर यानी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं तो जो जो ऑप्शन में आए हुए हैं उन सारे रूल्स को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि PYQ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो और जो ऑप्शंस होंगे, देखो सेम तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि यही वाला क्वेश्चन बाद नेक्स्ट ईयर में भी आ गया, ऐसा नहीं होता, बट हो सकता है इन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चंस हमारे डन हो चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आपको देखा होगा, हमने आपको बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी वहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये करवाया था कि 1 पार्सेक कितने के इक्वल है, 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल है, और बताया भी था कि 3 आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं। 1 इज पार्सेक जिसको पार सेकेंड बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज लाइट ईयर एंड द थर्ड इज A.U विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें लर्न करने वाली चीज थी, 3 की वैल्यूज लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आती रहती है। 1 पार्सेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगेन आई एम सेइंग एग्जाम में आती रहती है, मतलब कि ये भी PYQs का है। यस, PYQs का है। द करेक्ट वैल्यू इज
2 इंटू 10⁵ देखो जब भी आप पढ़ेंगे आपने करना क्या है, आपने ना जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं या रेडी कर रहे हैं अपने नोट्स को, तो वहां पर 3 यूनिट्स लिख लीजिए. दिस 3 इज योर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 इज पारसेक यानी पार सेकेंड, सेकेंड इज लाइट ईयर एंड थर्ड इज a.u विच इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तीनों की वैल्यूज को लिखिए और तीनों का एक दूसरे से रिलेशन लिखिए, कौन कितने के इक्वल है ना. तो यहाँ पर पता चल जाएगा, जैसे पारसेक की हम लोग बात करें तो ये AU के 2 इंटू 10⁵ AU के इक्वल है. दिस इज लाइक इक्वल तो नहीं बोल सकते बट इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज अप्रोक्सीमेट किया जाता है, राइट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से लिया गया, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर देखेंगे ये हमारे कौन से टॉपिक से लिया हुआ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एनडीए फिजिक्स हो और मोशंस के क्वेश्चन ना है ना, लॉ ऑफ मोशन के ना. अब यहां से क्वेश्चन अराइव होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, थ्योरी को छोड़कर न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं. आपके पास आपके PYQs हैं, आप देखिए इवन यूपीएससी पर भी यही कहता है कि एनडीए का जो पेपर है वो न्यूमेरिकल लेस है. तो जो मेन फोकस अपना करना है वो कॉन्सेप्ट पर करना है, राइट. तो आपका यहाँ पर सेकंड लॉ. अच्छा एक और चीज याद रखना, ये जो न्यूटन्स लॉ है ना, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ है. जब आप एनसीईआरटी में गो थ्रू होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी गई है. पहली चीज, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है एक्चुअली ये पहले गैलीलियो जी ने दिए थे. मतलब न्यूटन जी से पहले ये गैलीलियो जी ने दिए थे बट गैलीलियो जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. दैट्स व्हाई न्यूटन जी आए, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया. तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई गैलीलियो जी ने पहले ये लॉ दिए थे, ठीक है. सेकंड चीज, इनको लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है. जो भी हमारे लॉ ऑफ मोशन होते हैं हर उस बॉडी पर एप्लीकेबल होते हैं जिसके पास मास हो, जो ग्रेविटेशन रेंज में हो, अर्थ की ग्रेविटेशन रेंज में हो. सेकेंड, जितने भी आपके लॉ ऑफ मोशन होते हैं दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, वेलोसिटी, मोमेंटम. ठीक है, याद रखना. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई. अब सेकंड लॉ होता कौन सा है. सेकंड लॉ हमारा वही वाला है जो फोर्स को मैग्नीफाइड यानी फोर्स को और मैग्नीफाइड करता है विद द टर्म्स ऑफ मोमेंटम. क्या पढ़ा हुआ है आपने कि मोमेंटम जो है दिस इज mv, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स F इज इक्वल टू ma. यही था ना भाई सेकंड वाला, बिल्कुल ये हमारा सेकंड लॉ था. अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा. यही तो क्वेश्चन है. ओके, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज एक्सेलरेशन. देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है भाई. नेक्स्ट पर आते हैं, the net force of a body is in a same direction. Absolutely right. ये पॉइंट याद रखना, ये सेम डायरेक्शन में होंगे. इवन मोमेंटम और फोर्स भी सेम डायरेक्शन में होंगे. थर्ड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. एब्सोल्युटली राइट. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. मतलब अभी हमें मिल चुके हैं आंसर, लेकिन क्या बोलती मैं, पढ़ना जरूरी है. तो पढ़ते हैं, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दैट बॉडीज मोमेंटम. नो, ये रॉन्ग है. रॉन्ग क्या है, रॉन्ग ये है कि देखो दिस इज P अपॉन T इज इक्वल टू फोर्स. ये यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं जा रहा है ना, ये रेट के प्रोपोर्शनल जा रहा है, मोमेंटम के रेट के साथ में. ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. जनरली जब मैं ये टॉपिक बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल है जहां पर आप रिएक्शन रेट की बात करें, चलो इन दिनों आप लोग मैच वगैरह भी देख रहे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा जब भी कोई कैच करते हैं, ऑफ कोर्स कैच करेंगे, जब ऐसे करके कोई भी फील्डर कैच करते हैं तो वो ऐसे भी कैच कर सकता है, बट वो हमेशा क्या करता है, हाथ को पीछे करके कैच करते हैं. उससे क्या होता है, यहां से यहां तक का रिएक्शन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब सोचो रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ा, ये यहां पर देख लीजिए. रिएक्शन टाइम इंक्रीज हुआ है तो एफर्टेड फोर्स ऑन हैंड कम हो गया, मतलब चोट कम लगेगी, हाथ पर पुल कम आएगा. ठीक है, तो ये हो गया. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. वापस से जो पैटर्न बताया गया है सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए. क्या सबसे पहले 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं.
26 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। एंड प्रॉपर यूनिट वाइज जो बताया गया है, जैसे ये वाला जो टॉपिक है ये टेम्परेचर स्केल है, ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टॉपिक का है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और हीट वाले में अगर आप देखें तो सबसे पहले टेम्परेचर से स्केल से ही बात होती है, या तो थर्मोमीटर या टेम्परेचर स्केल। मोस्टली वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन की आती है और सेम पैटर्न पर आया एग्जाम पेपर। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस फ्रॉम 310 केल्विन टू 340 केल्विन। द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन अ डिग्री सेल्सियस। पहली चीज तो ये है कि ऑलमोस्ट सिमिलर इंक्रीज होता है अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, केल्विन का है। अगर माइंड में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये रिलेशन है K-273/100, ये यहां से कैंसिल। अब आप क्या करें, सबसे पहले 300 केल्विन को चेंज करें। तो अगर मैं यहाँ पर सेल्सियस में करूं, दिस इज 310 माइनस 273, तो कितना आता है भाई माइनस करके, दिस इज 7 एंड दिस इज 37। फिर मैं 340 को कन्वर्ट करूं तो 340 क्या हो जाएगा, दिस इज 340 माइनस का 273 एंड कितना आ जाएगा, दिस इज 57 है ना। अब सही कर रही हूँ ना मैं, हाँ कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन आप लोगों की अपनी भी हो सकती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं भाई 67, तब भी मैं कहूँ कुछ तो रॉन्ग लग रहा है। खैर, ये यहाँ से दोनों का डिफरेंसेस निकाल लीजिए, 67 माइनस 37, दिस इज 30 डिग्री। मतलब मैं डिटेल करके दिखा रही हूँ, जरूरत नहीं थी एनडीए वालों को, लेकिन फिर भी अगर नहीं करती तो डायरेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन याद रखना, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल में, यानी ये जो अपॉन में वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली, अगर ये वैल्यू सिमिलर है तो ये डिफरेंसेस भी सिमिलर ही होगा। लेकिन एग्जाम में ना कभी भी रिस्क मत लेना, जल्दबाजी मत करना, है ना। कोशिश करिए कि निकाल के चलिए। रीजन क्या होता है, हम लोग तो यहाँ पर राउंड ऑफ स्केल में बात कर रहे होते हैं, समटाइम ना वैल्यूज पॉइंट में, डेसिमल की फॉर्म में भी होती है, तो वहां वेरिएशन आ जाएगा। कितना ही टाइम लगेगा इसको ऐसे कन्वर्ट करने में। 30 डिग्री सेल्सियस इट इज अवर आंसर, इट इज इन अ बी ऑप्शन। कोशिश करना ये ऐसे करके लर्न कर लीजिए। आपके टेम्परेचर स्केल जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5 के 5 को लर्न कीजिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन लर्न करिए। इन 5 में से एक का क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहा है, इस बार भी आया, इसे पहले वाली एंट्री में भी आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां से लिया गया है, ओके, दिस इज टेकन फ्रॉम वर्क, पावर एंड एनर्जी, मैकेनिक्स टॉपिक का। एक बार स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट for the work done by gravity on a body is not correct। भाई मैंने ना पहले बताया है और आप लोग को भी ऑफ कोर्स पता ही है, ये चीज बड़ी डेंजरस हो जाती है, नॉट करेक्ट। यहां जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। चलो एक इस स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। सोचो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो एक होता है वर्क दैट इज एफ डॉट एस, और वर्क डन हो जाता है साथ में थीटा, है ना, थीटा के टर्म में आ जाता है। तो यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, वर्क डन डिपेंड्स ओनली द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन ही है वर्क डन की। वर्क डन डिपेंड्स ऑन अ पाथ। देखो क्या होता है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वहां के लिए ये करेक्ट नहीं होगा। वर्क डन इज 0 इफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो ही जाना है, सॉरी। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी वाला हो गया, ठीक है। याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स पर एवरी ईयर आंसर आ रहा है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स की ही प्रॉपर्टी पर चला गया। लास्ट यानी 25 के सेकंड, सॉरी फर्स्ट वाले में और 23 के सेकंड वाले में भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल आया था, राइट। तो देखो, अगर आप पीवाई यूज करके जाते हो तो कहीं ना कहीं पैटर्न तो आप ऑलरेडी जानकर जा रहे हो ना, तो आपको पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। जब आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका जो क्वेश्चन क्राइटेरिया है वो आपको कहीं ना कहीं क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल्स में जाओगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, वाई, क्योंकि इस टॉपिक को जब बच्चे पढ़ते हैं, इससे पहले वाला वर्क पावर एंड एनर्जी, तो जर्नली वो वर्क पावर एनर्जी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही चले जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम करनी है बट सिर्फ उसका स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड अ बेस्ड,
राइट, वो न्यूमेरिकल क्राइटेरियाज पर नहीं जाना है। ओके चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेशर के हैं, कौन से टॉपिक से लिया गया, मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिया गया है ना। अब पढ़ लेते हैं इसको एक बार से, क्या कहता है कि प्रेशर हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। यार ये तो बिल्कुल ठीक बात है, प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्रेशर के पास डायरेक्शन भी होता है। सबसे पहले जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भाई, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट करी तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, एटम मॉलिक्यूल्स, है ना। आपने बायो स्टार्ट करी, सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने सेल पढ़ा, है ना, और टिश्यूज के बारे में जाना। सेम ऐसे जब आप फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले पढ़ा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यहां पर क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, है ना, और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यानी जो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और प्रेशर जो है कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है इसके पास। तो ये वाला करेक्ट, इस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो यहां पर ना मैं इसको करेक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको रीजन बता रही हूँ। हम लोग ना बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज जिस पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब अगर मान लो एक प्रेशर की वैल्यू आपके पास लाइक 5 पास्कल है, राइट। अब मैंने उसमें क्या करा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो प्रेशर की वैल्यू पर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या वी कैन से जरूरी नहीं है कि इफेक्ट पड़े। तब हम क्या बोलते हैं, प्रेशर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, वो हमारी टेंसर क्वांटिटी हो गई। तो ना टेंसर क्वांटिटी जनरली नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान से समझना चाहिए, स्केलर, वेक्टर और थर्ड आपकी टेंसर क्वांटिटी भी हो गई, ठीक है। होल्ड कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी और को पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, as we go deeper in a liquid the pressure decreases। wrong statement, decreases नहीं होता, increases होता है। कैसे पता, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला ही है रो जी एच। दिस एच इज बेसिकली कॉल्ड डेप्थ या हाइट फ्रॉम अ फ्री सरफेस। तो जितना जा रहे हो भाई डेप्थ में उतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट इन अ सेम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है, लाइक मीडियम के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकता है। तो ये भी रॉन्ग और ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं। पास्कल एंड अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेम यूनिट, बिल्कुल ठीक बात। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको एसआई टर्म में बोलते हैं पास्कल। तो अब मुझे अप्रोप्रिएट आंसर मिल गया, इसलिए आई विल गो विद डी। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सिमिलर है, प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऑफ कोर्स दोनों बात है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स के बारे में बात करी गई है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्शन यूनिट से है, तो ठीक है। बट मैं इस वाले स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, दैट्स व्हाई टेकिंग द क्वेश्चन मार्क। और अब मुझे वो आंसर मिल गया जो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो आई विल गो विद दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं। दिस नेक्स्ट ये रहा। अब भाई ये कहां से आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया आपका वेव थ्योरी में। वेव थ्योरी को आपने दो पार्ट पे डिवाइड करा था, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपके पास था स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम क्या था, जिसमें आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। इवन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक ट्रिक के साथ में, हाँ चलो खैर बात करेंगे उसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव लेंथ रेडिएशन में कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स। हमेशा कॉरेस्पॉन्ड वर्ड यूज, अप्रॉक्स यूज करते हैं, बिकॉज एक्यूरेट नहीं होता है ना, डेसिमल फॉर्म में हो जाते हैं। तो एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो 1 नैनोमीटर, यानी 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना, इस रेंज की होती है। तो इसको हम एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं ना, 1 एंगस्ट्रॉन की रेंज की हो जाती है, दिस इज राइट। और 1 एंगस्ट्रॉन वाले रेंज में हम देखें तो ऑफ कोर्स यही वाली हमारी ज्यादा नियरेस्ट रेंज आ रही है, तो वी विल गो विद दिस 1 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेंज पूछा है ना, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं गिवन है इसलिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। और ये कहां से आया, ये आया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो सिलेबस में है आपके, माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिव यानी लेंसेज वाले, और आपके सिलेबस में 3 टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप है ना। सबसे पहला टेलीस्कोप किसने बनाया? गैलीलियो जी ने, तो उन्होंने थर्ड वाले का नाम भी क्या रख दिया? गैलीलियन टेलीस्कोप। और एक और बात आपको बताती हूँ, हम लोग, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ या और भी टीचर्स हम लोग सब आपको यही बात बताते हैं कि PYQs देख कर आई है ना। आप देखिए अपने PYQs में, सिर्फ मैं एनडीए के बारे में बात कर रही हूँ, 2014 राइट, 2019, 2021, 2023, 2024 कंटिन्यूसली आए हुए क्वेश्चन है। किससे? टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, और देखो 25 में भी आ गया राइट। तो न्यू तो नहीं था। देखिए क्या कहता है, कहते हैं टेलीस्कोप को अगर आप कंपेयर करें टू द आईपीस, हमेशा याद रखना जब आप टेलीस्कोप के आईपीस की बात कर रहे हैं, यानी द पार्ट जो लेंस, 2 लेंसेज हैं। देखो अभी मैंने ये बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, ऑफ कोर्स अगर मैंने ऐसा बोला तो आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं नहीं जरूरी नहीं है कि 2 लेंसेज हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल गैलीलियन जी के जो टेलीस्कोप है, गैलीलियो जी का फर्स्ट और थर्ड, उसमें तो 2 हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल वाला जो थर्ड वन है उसमें 3 है। लेकिन चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, वी ऑलवेज, जो हम लोग बार बार कंसर्न दिखाते हैं वो 2 के लिए दिखाते हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास वाला, एक आई के पास वाला, है ना। तो जब हम आई के पास वाले की बात करें ना टेलीस्कोप की, तो याद रखना उसका लार्जर फोकल लेंथ होती है। लार्जर फोकल लेंथ इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका अपर्चर भी ज्यादा हो, और वो ज्यादा आप दूर से चीजों को दिखा रहा है तो ज्यादा फैलेगा, मतलब ज्यादा बड़ी, ज्यादा क्लियर आपको इमेज दिखाई देगी। ठीक, लार्जर द फोकल लेंथ स्मॉलर अपर्चर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्मॉलर फोकल लेंथ नहीं, स्मॉलर फोकल लेंथ यहाँ पर नहीं, लार्जर होगी, स्मॉलर होगी किसमें? दैट इज क्या बोलते हैं वो आपका माइक्रोस्कोप में। ठीक, स्मॉलर फोकल लेंथ नहीं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। दैट्स व्हाई वी विल गो विद दिस, ए शुड बी द करेक्ट वन। चलें बढ़ लें आगे, बढ़ लो बढ़ लो बढ़ लो, ये आ गए हम नेक्स्ट पर। अब डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देखो आपके एग्जाम में प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है। कब आया था? 2019 में आया था, यहां पर वापस से आया है। देखिए प्लैंक कांस्टेंट H, इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो, भाई किसी भी फॉर्मूले से निकालो, डायमेंशन तो सेम ही आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। आपने यहाँ पर लिया H इज इक्वल अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला, दिस इज H E अपॉन F। E जो है वो एनर्जी है, आप कोई सी भी ले लो, मैं हमेशा काइनेटिक एनर्जी लेती हूँ, ऐसे ही आप कोई सी भी ले लो, हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर इज L2 एंड t माइनस 2। फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड के टर्म में जाए तो 1/t यानी कि t माइनस 1। डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml2 और t, देखो -1 था, -2 भी साथ जाएगा, दिस इज -1, ये निकल गया। अब यहां पर देखना है कि ये इन चारों में से किस किस सिमिलर आ रहा है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपका mv हो गया, और mv तो नहीं आ रहा क्योंकि mlt माइनस 1 होता है, यहाँ पर L2 है, मतलब एलिमिनेटेड। एंगुलर मोमेंटम दिस इज mvr, mlt माइनस 1 और r एक और, बिल्कुल भाई मिल गया आंसर L2t माइनस 1। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलती है ये मिल गया आंसर, कि मिल जाए फिर भी आगे जाना है आगे जाना है। इस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, टॉर्क नहीं हो सकता, राइट। तो करेक्ट आंसर हम लोग को मिल चुका है बी, और ये हमारा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड करते हैं। द वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी, मैकेनिक्स का वापस से एक क्वेश्चन। देखिए मैकेनिक्स के क्वेश्चन की जो वेटेज है वो मिनिमम 5 की होती ही होती है ना, समटाइम 8 तक हुए हैं, बट एक एवरेज 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें। देखते हैं, इसको रीड करते हैं। द वर्क डन by the factor acting on an object is 0 if the displacement of object, ठीक है, ये कह रहा है कब, कौन से केस में जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, if the displacement of object, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो कि वर्क डन 0 हो जाए, तो भाई हमें ये पता है कि वर्क डन 0 हो, वो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, है ना, तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो 0 है। खैर फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर ऐसा होता ना तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता।
इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन होगा ही होगा, जीरो नहीं होगा. इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी विल कंसीडर दिस, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब फोर्स और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा. यस, ये वाला है. और एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं कि वर्क डन कब कब जीरो है, तो दिस इज द वन ऑफ कंडीशन, राइट. वन ऑफ कंडीशन कब, या तो अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाए, वर्क डन ही क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो ही ना. जैसे वो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक नहीं है कि एक बच्चा जो है वो बॉल को पुल करे जा रहा है, पुल करे जा रहा है, वर्क फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा. या आपने वो एग्जाम्पल पढ़ा होगा, दैट इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कुली वाला एग्जाम्पल है ना. कुली लगेज लेकर चले जा रहा है लेकिन फिर भी वर्क डन इज कंसीडरेबल एज अ जीरो. व्हाई? क्योंकि वर्क डन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का. दैट्स व्हाई वहां पर भी आप वर्क डन जीरो कहते हैं. तो ये करेक्ट मिल चुका है. नन ऑफ दीस, नन ऑफ अबव तो नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. इज इन object is zero, work done if the displacement of object is in perpendicular direction to the direction of force. बिल्कुल ठीक है, मिल चुका है करेक्ट आंसर. फिर भी क्रॉस चेक कर लेने चाहिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट. ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक और सॉलिनॉइड ना है. मतलब सॉलिनॉइड ना यूपीएससी के कुछ कुछ ना टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट से हैं, तो सॉलिनॉइड भी इसमें से इंपॉर्टेंट है. अभी से 24 वाले पेपर में देखो, 24 नहीं, आई थिंक 23rd वाले पेपर में, वहां पर क्या देखा था कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाए, हाँ, तो सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना. ऐसे एक बार और पहले क्वेश्चन आया था कि सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज इन अ पैरेलल लाइन. और एक और चीज होती है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. अभी हम सॉलिनॉइड के बारे में जो भी हमारा, देखो अगर आप कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज देखें तो आप यहां से ना टर्म निकाल सकते हो. अदरवाइज आप देखो आपके इलेक्ट्रिसिटी में कितने सारे आपके टर्म्स आएंगे, कितने सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, कितने सारे रूल्स आएंगे, आपको उसमें से पिक करना है ना पर्टिकुलर, तो वो आप बेसिस पे ऑन द पीवाईक्यूज आराम से कर सकते हैं ना. चलो अभी मैं इसके बारे में बात करती हूँ. कहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरी, अरे भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड दैट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, करेक्ट आंसर मिल गया. नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, हाईएस्ट एडमिट नहीं हो सकता, इवन कॉर्नर्स भी कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको अंदर की साइड में बोलेंगे, इट इज ऑलवेज एंड्स पर बढ़ेगा, है ना. तो मिड में तो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. बढ़ो बढ़ो भाई, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कहां से लिया क्वेश्चन, थर्मोमीटर का क्वेश्चन है ना. थर्मोमीटर कितने पढ़ने हैं आपने बेसिकली पढ़ने हैं 3 टाइप्स थर्मोमीटर. वन इज योर लिक्विड थर्मोमीटर, जिसमें लिक्विड फिल किया जाता है. कौन कौन से लिक्विड फिल किए जाते हैं. द वन इज मर्क्यूरी, द सेकेंड इज अल्कोहल. गैसियस थर्मोमीटर, वी फिल द 2 गैसेस, वन इज हाइड्रोजन, वन इज नाइट्रोजन, क्योंकि एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, यही 2 गैसेस है जो स्टेबल प्रॉपर्टी शो करती हैं. एंड थर्ड वाला जो होता है ना, इसको प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर बोलते हैं. इट इज गुड एज अ रीडिंग वाइज. इन तीनों के अलावा एक फोर्थ वन हम ले लेते हैं, जब ये तीनों इज नॉट एबल टू टेक रीडिंग, वहां पर हम यूज करते हैं 2 को मिलाकर. अब 2 को मिला के करें तो भाई कपल हो गया, अब टेम्परेचर से रिलेट करें तो थर्मोकपल हो गया, ठीक है. इन सबको जब आप पढ़ें तो थर्मोकपल की तो कोई रीडिंग है ही नहीं, क्योंकि आप उसको अपने आप कंबाइन कर रहे हैं, तो वहां आप रीडिंग के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकते हैं. बट मर्क्यूरी थर्मोमीटर, अल्कोहलिक यानी क्लिनिकल वाले थर्मामीटर, गैसियस थर्मामीटर, इन प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर, इन सब की फिक्स रीडिंग होती है कि इतनी ही रीडिंग तक रीड कर सकते हैं. Which one of the following instrument can be used to measure -250? -250 बहुत होता है, पता है. अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस. इसी को बोल दिया जाता है एंटी फ्रीजर मिक्सर, मतलब डाल दो कहीं पर भी नहीं जमेगा, है ना. तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात करें तो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो -38, 39 होता है. तो ये तो एबल ही नहीं है, कट करो. अल्कोहलिक थर्मोमीटर भी नहीं है, कट कर दिए. क्लिनिकल थर्मोमीटर मर्क्यूरी थर्मोमीटर को ही कहते हैं, ये भी कट. डन. ये 3 रॉन्ग हो गए तो एलिमिनेशन से मुझे जाना ही जाना है, लेकिन फिर भी आप इसको रीड कर लीजिए. बाय यूजिंग थर्मोकपल, एब्सोल्युटली राइट. थर्मोकपल का मतलब होता है 2 को मिलाना, और 2 को आप अपने रीडिंग के बेसिस पर ही मिला रहे हैं, ठीक है भाई. चलें आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं. ये रहा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक,
हीट वाला टॉपिक है ना, हीट वाले टॉपिक में से ही है। जब भी आप हीट वाला टॉपिक पढ़ें तो वहां पर 3 टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड थर्मल हीट कैपेसिटी। इन 3 के क्वेश्चंस आप देखना, मोस्टली यही टॉपिक क्या आते हैं, या तो इसके स्टेटमेंट आएंगे, या इनका यूनिट आएगी, या इनका एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। यहां स्टेटमेंट वाला आया, मतलब डेफिनेशन आ गई। द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैं क्लास में पढ़ा दो, या मैंने यहाँ पर लास्ट एग्जाम से पहले हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज डिस्कस करी थी फिजिक्स के क्वेश्चन, उसमें भी ये बात बताई थी कि जब भी लेटेंट हीट लिखे उसके आगे 2 एरो लगा दें, ठीक है, याद रहेगा हमेशा आपको। यहां पर एक लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी लेटेंट हीट तभी कंसीडर करी जाती है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एंड द सेकंड, स्टेट मस्ट चेंज, स्टेट चेंज हो ही रही है, स्टेट मस्ट चेंज, होगी ही होगी। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी अपनी स्टेट चेंज करे तो वहां जो इन्वॉल्व हीट है दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। तो भाई लेटेंट हीट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक क्या करिए, स्पेसिफिक डाल दिया। स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक के लिए यूज किया जाता है, मतलब पर्टिकुलर किसी के बारे में बोल रहा है। मेन तो वर्ड ये है, ठीक है, स्पेसिफिक ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हीट एनर्जी का भी यहाँ पे, हीट एनर्जी तो इन्वॉल्व होनी ही होनी है, बिना हीट एनर्जी के क्या ही हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग के जो पैटर्न था उसी में से था, हीट का था, वेव का क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्या, ये तो आ गया आपका, कौन से टॉपिक में कराते हैं हम ये, मैकेनिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉपिक में। बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेरे पास वाटर है एंड आई वांट टू बॉयल दिस वाटर, तो मैंने क्या करा, वाटर को गर्म होने के लिए रखा, एक टी टेम्परेचर दिया। जैसे ही पार्टिकल्स गर्म हुए उनका प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जब उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू अ गैसेस स्टेट, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस। और वो टेम्परेचर जिसने दोनों के प्रेशर को इक्वल करा, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन एन ओपन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसकी डेफिनेशन आ गई, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई, डायरेक्ट डेफिनेशन है। ये तो अच्छा था क्वेश्चन, है ना। चलिए बढ़ लेते हैं आगे, मतलब इतना इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2 बार पढ़ी आपने ये डेफिनेशन, 9th क्लास में भी पढ़ी, 11th क्लास में पढ़ी, इवन 12th के एप्लीकेशंस में भी गई है ये। Okay, now come to the next. Which one of the following statement about the surface tension is correct? Again, किस यूनिट का क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का और सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन का मैं एक छोटा सा हिंट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि बहुत इजी है, याद रखना, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स, एंड सरफेस टेंशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एडहेसिव फोर्स। कोई सा भी क्वेश्चन हो हमेशा करेक्ट होगा, ये रूल याद रख लीजिएगा। अब आप बताइए, ये कहता है सरफेस टेंशन, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है, देखते हैं फर्स्ट में टेम्परेचर से इसका क्या लेना देना। देखो आपके पास लिक्विड पार्टिकल है, व्हेन यू राइज टेम्परेचर पार्टिकल्स दूर दूर हुए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दूर दूर हुए, कोहेसिव कम हुआ, मतलब सरफेस टेंशन भी कम हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो रहा है। ये कहता है इंक्रीज करने से इंक्रीजेस, रॉन्ग, डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। मिल गया हमें करेक्ट, लेकिन आगे और देख लेते, क्या पता कोई और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हो। इट विल रिमेन सेम, बिल्कुल भी नहीं। इट विल ऑलवेज डिक्रीजेस, बिल्कुल भी नहीं। अभी ना मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक PYQ है आपका वहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे स्टेट चेंज होगी, तो अगर लिक्विड है गैस बनेगा, लिक्विड है सॉलिड बनेगा, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन तो एग्जिस्ट ही सिर्फ लिक्विड स्टेट में कर रहा है ना, तो कोई सा भी क्रिटिकल टेम्परेचर हो, सरफेस टेंशन हमेशा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है। चले मिल गया ना हमें, ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट पर आते हैं, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं और प्रॉपर टॉपिक, मतलब अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट पर आता है, अ बॉडी शेकिंग, और यही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है ना। लास्ट वाला 2025 में भी न्यूमेरिकल आया था, फिर आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बॉडी डूबती कब है, सिंक कब होती है,
तब होती है जब वाटर, या मतलब मैं वाटर, देखो जब भी हम फ्लोटेशन पढ़ते हैं तो हमेशा वाटर ही ख्याल में आता है, क्योंकि यूनिवर्सली हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग करते हैं वाटर में, बट एक्चुअली कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो देखो बॉडी को अगर मैंने किसी वाटर के अंदर डाला, हाँ किसी लिक्विड के अंदर डाला, तो लिक्विड ने अपना फोर्स लगाया, बॉडी ने अपना फोर्स लगाया। अब डिपेंड्स ऑन दिस डायरेक्शन, याद रखना जो फोर्स ज्यादा है बॉडी वहीं जाएगी। अगर लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है बॉडी ऊपर आएगी, है ना, और अगर बॉडी का अपना वेट ज्यादा है तो बॉडी नीचे जाएगी। अब इन दोनों के रिप्लेस में आर्किमिडीज जी ने प्रिंसिपल दिया इन द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। लेट्स सी यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फिलहाल में तो पता चल चुका है बॉडी नीचे जा रही है, यानी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर, भाई अगर ऐसा होता तो फ्लोट ना करती बॉडी, डूबती नहीं, फ्लोट करती। डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन, मिल गया करेक्ट आंसर। फिर भी देखिए ये वाली जो स्टेट होती है ना, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, जब दोनों की सेम होती है डेंसिटी। जो सबमरीन होती है ना, जब जहां पर पानी के अंदर जाकर रुकती है, तो उस वाली स्टेज को बोलते हैं ये वाली, है ना। चलिए आगे, द बॉडी इज हैवी, ऑफ कोर्स बॉडी इज हैवी, तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मतलब द टॉपिक वाइज जो डिस्कस किया जाता है, सिलेबस बताया जाता है, बिल्कुल वही है। आगे देख लेते हैं वाई अफ, अरे भाई ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, जब भी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि भाई फील्डर जब कैच कर रहा है तो वो अपने हाथ को पीछे करता है ताकि एफर्टेड फोर्स कम लगे। देख लेते हैं इसमें क्या जा रहा है। वाई अ फील्डर इन अ ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। देखो इसमें ना दो क्वेश्चन आते हैं, एक ये कि वो कैच करने के लिए अपने हैंड को पीछे करता है, सेकंड कैच करने के बाद उस पर एक फोर्स लगता है। कैच करने के लिए अगर पीछे कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू अ सेकंड लॉ, और अगर कैच करने के बाद अपना हैंड पुल कर रहा है, ये एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ। ठीक है, क्लियर होके समझना है ना, एक एक एग्जांपल्स में दो दो तीन तीन लॉ लग जाते हैं आपके, ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ना होता है। तो खैर यहाँ पर देखते हैं, टू रिड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल, नहीं, रिड्यूस द फोर्स। टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल, नो। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, अरे नहीं भाई, कैच करने से वेलोसिटी बढ़ी होती तो कितना ही अच्छा होता है ना। इमेजिन करके देखो हमारे क्रिकेट मैचेस को, तो यहाँ पे नन ऑफ अबव जाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके हाथ पर लगने वाला फोर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हाथ को पीछे करते हैं और रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करते हैं। जो हमारा बुलेट प्रूफ ग्लासेस बना था ना, वो इसी लॉ पर बना था, सेकेंड लॉ पर, ताकि रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो और एफर्टेड फोर्स हमारा कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस की साथ स्टार्ट। लो भाई, अब ये मत बोलना कि मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ, जाओ PYQs चेक करो। आपका देखो 24 का क्वेश्चन था कि जो कॉइन है वो बीकर के अंदर उभरा हुआ दिखाई देता है ना। सेम क्वेश्चन वैसा ही नहीं हो गया। बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ड, है ना, सिमिलर सा हो गया। इट इज ड्यू टू, सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, करेक्ट है और डायरेक्ट लॉ से रिलेटेड है। मतलब जब वो हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट नहीं करते पढ़ना और रिफ्रैक्शन, तो उनके एग्जाम्पल्स में है डायरेक्ट, है ना। और तो NCERT तो भाई बढ़िया, मतलब छोड़नी ही नहीं है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक वर्ड पढ़ना है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट पर। सोनार, सोनार देखो, सोनार हो रडार हो, इनको छोड़ना नहीं है, मतलब इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। सोनार जो होता है वो साउंड एंड रेंजिंग, नेविगेशन रेंजिंग वाला डिवाइस होता है जो वाटर बॉडी की डेप्थ निकालता है। रडार जो होता है वो एटमॉस्फेयर में, मतलब हाइट पर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सोनार में यूज होती है अल्ट्रासाउंड, रडार में यूज होती है माइक्रोवेव। याद हो गया? अब देखो ये क्या, अरे भाई इसने तो सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ ली। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, दिस इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड एब्सोल्यूट राइट, और कुछ है ही नहीं ऐसा, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये सोनोग्राफिक रॉन्ग है, सिंपल रॉन्ग है, सिंपल रॉन्ग है। हालांकि इसमें साउंड ऑपरेशन बीच में डाला जा सकता था, बट इट्स ओके। एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट दिया गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये तो फुल फॉर्म ही आ गई भाई। इजी पीजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक क्लास हम लोगों ने ली थी जिसमें शॉर्टकट ट्रिक हमने डिस्कस करी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रिक थी रिच मैन इन विलेज। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जल्दी से, रिच मैन इन विलेज यूजिंग
एक्सरे, गॉगल, गॉगल को मैं गामा बना रही हूँ, ठीक है। ये रिच वाली जो है रेडियो वेव्स है, ये माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा। ये सीक्वेंस इस तरह से होता है कि जब आप रेडियो टू गामा रेज जाएंगे, वेवलेंथ रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। बताया था, देख लो आ गया क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स। क्या रेडियो वेव्स ऑप्शन में है? वी सेड नो। सेकंड आता है माइक्रोवेव्स। क्या माइक्रोवेव ऑप्शन में? आगे जाना ही नहीं है, आंसर मिल गया है ना। अगर ये ना लेते, माइक्रोवेव्स ना होता तो इंफ्रारेड हो जाते। मतलब सीक्वेंस देखते रहिए आप, ओके। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा आप लोग को बताया गया था, ठीक है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। फॉर अ मटेरियल स्टैटिक कंडीशन, भाई स्टैटिक कंडीशन हो जाती है ना जब चार्ज वाली स्टेज को बोलते हैं तो स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन इंसुलेटर कैन बी चार्ज। वैसे करेक्ट है, इंसुलेटर चार्ज हो जाता है स्टैटिक में। वो नहीं होता कोम करते हो आप बार बार तो आपके हेयर जो है वो स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। या आपने कभी पेट्स को देखा होगा, कैट को, डॉग का मुझे पता नहीं, शायद काऊ को, तो वो अपनी सलाइवा से ना अपने हेयर्स को डाइल्यूट करते रहते हैं। वो स्टैटिक करंट्स के लिए होता है। यस, इंसुलेटर चार्ज होता है। ए वाला में करेक्ट मिल गया, लेकिन फिर भी औरों को देखेंगे। परफेक्ट कंडक्टर कैन बी चार्ज। कंडक्टर है भाई, वो तो चार्ज होगा ही होगा। बोथ परफेक्ट कंडक्टर इंसुलेटर, ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है ना। कंडक्टर भी चार्ज होता है, कंडक्टर का तो मतलब ही वो तो चार्ज होगा ही होगा। बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन नॉट आ गया। यस, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ओके, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का था, स्टैटिक करंट था। एक्चुअली जब आप करंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे था ही ना, ग्रीक फिलोसोफर थे जो जिन्होंने सबसे पहले स्टैटिक करंट से ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया था पढ़ना, है ना। तो उन्होंने भी अपनी पेट पर ही सबसे पहले देखा था। और वो तो सभी ने करा हुआ है। नहीं, हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में, वो हमारा रूलर होता था, हम उसको हेयर पे रब करते थे और वो पेपर उसके ऊपर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते थे। यस, दैट इज स्टैटिक करंट। तो इंसुलेटर था ना आपका रूलर, वो भी चार्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं ह्यूमन आई का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। देखो ये है, ये वाला फॉल्ट है। यहां इमेज बननी चाहिए, इमेज यहां बन गई। इसमें क्या हुआ? नियर विजन बढ़िया और डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा। इस फॉल्ट को बोलते हैं नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, और मायोपिया। कौन सा वाला? मायोपिया। भाई एक और डाल देते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया, जो इसका स्वैप है, मतलब वहां पर आपको डिस्टेंस का दिखाई दे रहा, नियर का दिखाई नहीं दे रहा। प्रेसबायोपिया जनरली क्या होता है, जो ड्यू एज या आजकल तो ड्राई हो जाती है छोटे बच्चों की भी, वो स्क्रीन टाइम हम लोग का बढ़ गया है ना। तो इसमें दोनों, मतलब जो हमारा नियर है और जो फार पॉइंट है, दोनों ही शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें बाईफोकल लेंस लगाते, देखा होगा ना, एजेड पर्सन होते हैं, उनके लेंस में ऐसे ड्यूल लाइन पड़ी हुई होती है। तो दिस इज मायोपिया। चले नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट 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 ओके, किस में आया? थर्मोडायनामिक्स में, जो थर्मोडायनामिकल टर्म्स है वहां से लिया गया। द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर द सिस्टम। भाई एनर्जी कंजर्व्ड उसमें होगी जिसमें ना आपने दी, ना उसमें एक्सचेंज हुई, ना उसमें बाहर निकली। दैट इज द आइसोलेटेड ओनली। डिस्कशन ही नहीं करना, डायरेक्ट डेफिनेशन है। एनर्जी इज कंजर्व्ड इन अ आइसोलेटेड। अब फिर वापस बोल रही हूँ, आपके थर्मोडायनामिकल टर्म्स में अभी 25 के फर्स्ट में एडियाबैटिक आया था। थर्मोडायनामिकल टर्म्स के 5 टर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडियाबैटिक, आइसोलेटेड, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और साइक्लिक, ठीक है। आइसोकोरिक भी है, 6 है, सॉरी, हाँ, कर लीजिएगा। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आती, सिर्फ एप्लीकेशन रिलेटेड आता है। और आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया? 26। फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आने होते हैं? 20 से 25, 26 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहते हैं सपोज अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट a। ये ए पॉइंट से हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल ही है ना, ठीक है। एंड इट्स रिच अप द हाईएस्ट पॉइंट, ये यहां तक पहुंची, ये ए था, ये बी तक पहुंच गई, ठीक है। एंड रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए, ये फिर ए पर ही आ गई। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी? नो,
देखो क्या होता है, जब भी आप इस एटमॉस्फेयर नहीं बोलते, ग्रेविटेशन बोलते हैं, जब भी आप इस ग्रेविटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशन रेंज, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इक्वल चेंजेस होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रह रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, राइट। फिर जब बॉडी वापस से आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। इसलिए ए पॉइंट और बी पॉइंट में सेम नहीं हो सकती। हाँ, ये सेम हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ए और पोटेंशियल एनर्जी ए सेम होगी, वही ना द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला, ये रॉन्ग, दोनों अलग अलग है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम पॉइंट पर, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। तो ये थे आपके फिजिक्स 20-25 सेकंड के आए हुए क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बीच बीच में आपको हर एक क्वेश्चन की यूनिट बताई है, टॉपिक बताया है, ताकि वो बच्चे जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, और जो करके आए वो भी देखें कि क्या ये मिस्टेक्स आपने करी है, राइट। और एक्सप्लेनेशन के साथ ये देखिए, जब भी आप तैयारी करें तो पुराने पेपर्स के पैटर्न्स को डेफिनेटली समझ के चलें। हालांकि यूपीएससी पैटर्न को चेंज कर देता है, पैटर्न को चेंज करेगा तो कैसे, मतलब हो सकता है फिजिक्स की वेटेज को कम कर देना, केमिस्ट्री, लाइक दिस इज द माइनर चेंजेस जो हो सकते हैं, इवन फिजिक्स में अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होता है ना, सिलेबस तो आपका फिक्स ही है। क्यों, अब सिलेबस फिक्स है तो अगर आपको ये भी पता है कि यार एग्जैक्टली दिस इज माय सिलेबस, तो उसको तो ग्रैब करना आपके लिए बहुत इजी है। मतलब अगर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये बता दे कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप उस टॉपिक को आराम से डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक, पैटर्न भी आपने देख लिया, पीवाईक्यूज भी देख लीजिएगा। होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आज इतना ही डिस्कशन करना था, दैट्स इट फॉर टुडे। और ये क्वेश्चन 2025 का रिपीट कर रही हूँ, 2025 के सेकंड के सिर्फ फिजिक्स पार्ट का डिस्कशन था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद।